Hello everyone, I am Atul Kumar from मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कानपुर मंडल। और हम लोग कल के आगे आज क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास चल रहा था समाज सुधार आंदोलन। भारत में जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने की जो प्रॉब्लम्स थी, कैसे उनको दूर किया जाए। कोई ट्रेडिशन चल रहा होता है वो एकदम से आदमी नहीं छोड़ता। जैसे एग्जाम्पल, एक व्रत होता है, महिलाएं रहती हैं करवा चौथ का, आप जानते होंगे सभी लोग, सभी की माएँ बहनें रहती होंगी। वो सदियों से चला आ रहा है और आज भी लोग रहते हैं उसको, जबकि उसका अगर साइंटिफिकली लेना देना देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिए, कोई लेना देना नहीं है लंबी उम्र से, लेकिन एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, लोग उसको कर रहे हैं। अब अगर कह दो कि नहीं ये चीज़ छोड़ दो तो उसको इतनी आसानी से कोई छोड़ने वाला नहीं है। उनको लगेगा कि नहीं अगर इसको छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, तो भारत में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि उन्होंने क्या क्या किया और इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले प्रयास शुरू किए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके बारे में बोलो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे सही होगा। मेरी आवाज़ सही आ रही है? मनु प्रताप जी, आवाज़ सही आ रही है? ठीक, थैंक यू। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आती है ब्रह्म समाज की बात। तो सर, ब्रह्म समाज जो है, कल जहाँ पर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ब्रह्म समाज जो है 1840 में, 1850 में और 1860 में क्या क्या हुआ, जरा इसको गौर करने की कोशिश करिएगा। 60 में, तो 1840 में ब्रह्म समाज जो था ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर था? सिर्फ और सिर्फ बंगाल में था। कहाँ था? बंगाल। ठीक है, फिर 50 में क्या हुआ? बाहर आया, बंगाल के बाहर, बंगाल के बाहर आया। यानी बंगाल के बाहर भी जो समाज की कुरीतियां थीं उनको दूर करने की आवाज़ उठनी शुरू हो गई। समझने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में 1860 आते आते, 1860 आते आते ये प्रॉब्लम जो है ये भारत में, यानी भारत में फैल गया। यानी 1860 तक, 1860 तक ये क्या हुआ? पूरे भारत में फैल गया। और पूरी भारत में जो समस्याएं थीं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, क्या नाम है, दहेज हत्या, सती प्रथा, बहु विवाह, ये सारी चीज़ों पर क्या होने लगा? आवाज़ उठने लगी और लोगों को महसूस होने लगा कि ये क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1858 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं? 1858 में केशव चंद्र सेन, नाम सबने सुना होगा, केशव चंद्र सेन, ये ब्रह्म समाज में जुड़ते हैं। केशव चंद्र सेन ये जो हैं ये इसको खूब बाहर फैलाते हैं। यानी ये दूर दूर तक काफ़ी मेहनत करते हैं और ब्रह्म समाज को बाहर फैलाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। मुंबई का जो इलाका होता है, कोंकण का इलाका, वहाँ भी जाकर फैलाते हैं और चारों तरफ जो है ब्रह्म समाज क्या होता है? फैलने लगता है। यानी जम के जो है ब्रह्म समाज के को मानने जानने वाले लोग होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ईसाइयों से सीखने की इनके अंदर एक कमी भी है। इनके अंदर क्या कमी है? ये ईसाइयों का फेवर करते हैं। यानी ईसाई मिशनरी से सीखने की बात कहते हैं। कहते हैं उनसे सीखो, उसमें कोई बुराई नहीं, से सीखने की बात कहते हैं, सीखने की बात कहते हैं। तो जब आप किसी दूसरे से सीखने की बात कहोगे, उनसे सीखने की बात करोगे जिनसे हमको क्या था? प्रॉब्लम थी, तब तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी भाई। उनसे अगर आप सीखने की बात करोगे तो ये उनसे जो है सीखने की बात कहते हैं। तो क्या शुरू हो जाता है? इस प्रॉब्लम से। यानी इस पॉइंट को गौर करिएगा। जब वो ये कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों से हमको सीखना चाहिए, तो एक समस्या शुरू होती है। वो समस्या क्या है इसको समझो। वो समस्या ये है
कि फ्रिक्शन शुरू हो जाता है किसके किसके बीच में, दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन शुरू होता है, किसके किसके बीच में, सॉरी, हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर वर्सेस सत्येंद्र नाथ टैगोर वर्सेस केशव चंद्र सेन। इनके बीच में क्या हो जाता है, टकराव की स्थिति आ जाती है। समझने की कोशिश करिएगा, इनके बीच में क्या आ जाती है, टकराव की स्थिति। अमन प्रताप जी, योगेश कुमार जी, सब लोग कैमरे ऑन करो तो अच्छा लगता है, ठीक है। मनु जी ऑन अपना रखते ही हैं प्लीज। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर वर्सेस केशव चंद्र सेन, इनके बीच में किस बात को टकराव होता है उसको पहले गौर से समझो। सर, केशव चंद्र सेन का एक बड़ा नाम हो जाता है, यानी केशव चंद्र सेन जब ज्वाइन करते हैं बेटा, और बहुत तेजी से ज्वाइन करने के बाद इनका नेम फेम फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात है भाई अगर फैल रहा है, लेकिन ये दो बातें, जो दो तीन बातें ऐसी कहते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। पहली कहते हैं कि ईसाई मिशनरीज से हमको सीखना चाहिए। दूसरा, ये इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज कोई गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, कास्टिज्म तो इंसान ने डेवलप किया है, तो ये इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, जिसकी वजह से दोनों लोगों के बीच में फ्रिक्शंस होते हैं और जो ब्रह्म समाज है वो दो भागों में टूट जाता है। मैंने कल बताया था आपको कि 1666 में ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है। तो पहला भाग दूसरा है और दूसरा भाग दूसरा है। एक के हेड रहते हैं कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसको बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज। और भारत का ब्रह्म समाज के हेड कौन हो जाते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के केशव चंद्र सेन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों दो भागों में टूटा 66 में, ये मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1865 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से बाहर आ जाते हैं, वही 66 है। और 66 में भारतवासी ब्रह्म समाज बना लेते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना लेते हैं केशव चंद्र सेन। अब दो भागों में ब्रह्म समाज बट चुका है, ठीक है। केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज 1878 में, इनका जो ये ब्रह्म समाज है ये 1878 में फिर से दो भागों में टूट जाता है। मैंने कल आपको थोड़ा सा इसमें बताया था कि दो भागों में फिर से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है उसके पीछे कारण है, क्योंकि केशव चंद्र सेन जी एक तरफ तो ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बाल विवाह नहीं होना चाहिए। दूसरा ये क्या करते हैं, अपनी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है, ध्यान रखिएगा, अपनी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है उसकी शादी कर देते हैं किससे, एक 14 साल के व्यक्ति से। यानी बिहार में कूच बिहार का एक राजा है, फिर से गौर करिएगा, एक जगह है कूच बिहार, क्या नाम है जगह का, कूच बिहार। कूच बिहार का राजा जो है उसकी उम्र कितनी है, कूच बिहार का जो कौन है राजा, इसकी उम्र जो है वो 14 ईयर है। 14 साल का राजा है और 13 साल की इनकी बेटी है, उससे इनकी क्या कर देते हैं आपस में शादी। जबकि ये कहते हैं कि बाल विवाह गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टूट के अलग हो जाते हैं। तो ये दो भागों में बट जाता है। तो ये कौन से दो भाग होंगे जरा उसको समझिएगा। पहला भाग जो है एक तो यही रहता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक तो पार्ट यही है। और दूसरा पार्ट जो टूट के बनता है वो दूसरा हो जाता है, वो हो जाता है साधारण ब्रह्म समाज। इस तरीके से ब्रह्म समाज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रह्म समाज इस तरीके से टूटता जाता है और बनता चला जाता है, और साधारण ब्रह्म समाज की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है बेटा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। ईमानदारी से बताओ ये याद बना रहेगा जो हम समझा रहे हैं कि ब्रह्म समाज से 66 में टूटता है, फिर 78 में टूटता है, इसको याद रखने का तरीका है तो अपना याद कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, प्रार्थना समाज 1867। हेडिंग डाल लें सभी लोग प्लीज। क्या डालेंगे? हैंग कर रहा बोर्ड भी। सॉरी, ये तो बड़ा गड़बड़ है, बोर्ड हैंग कर गया। एक मिनट के लिए रुकिएगा, बोर्ड जरा हैंग कर गया है तो उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई है। यस, हाँ ठीक हो गया बोर्ड। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो अब हेडिंग डालेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो इस्टेब्लिश्ड होता है वो कब होता है? 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज। अब ये ब्रह्म समाज इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी वो हमने ब्रह्म समाज में कर ली, और लगभग उसी जैसा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1867 में प्रार्थना समाज बनता है। ये महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के पैरेलल काम कर रहा है। समझना, जैसे ब्रह्म समाज कहाँ काम कर रहा है, ये हमारा ईस्टर्न इंडिया जो है पूरा, यानी पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पर काम कर रहा है, और उसी के पैरेलल एक नया समाज काम करता है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है प्रार्थना समाज। और ये कहाँ पर काम कर रहा है? ये काम कर रहा है महाराष्ट्र और उसके आसपास का जो कोंकण एरिया है, यानी जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर काम कर रहा है हमारा प्रार्थना समाज। ठीक है, इसको कौन बनाते हैं? आत्माराम पांडुरंग एक व्यक्ति है जिनका नाम है, फाउंडर जो हैं आत्माराम, नाम सबने सुना होगा, आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग क्या करते हैं? संस्थापक हैं। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं? प्रार्थना समाज के फाउंडर हैं आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के क्या हैं? फाउंडर हैं, स्थापना करते हैं प्रार्थना समाज की 1867 में बॉम्बे में। ठीक है, 1870 में 1870 में इसमें एक नए व्यक्ति इंटर करते हैं जिनका बहुत फेमस नाम है, आप सब लोग इनको जानते होंगे, और इनके आने के बाद जो प्रार्थना समाज है वो नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। तो इनका नाम है MG रानाडे। सब लोग जानते हैं महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, सब जानते होंगे MG रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे जब इसमें आते हैं 1870 में, तो ये नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, और इसमें जो है ये उस इलाके में बहुत तेजी से फैलने लगता है। दोनों का काम एक है, दोनों वही बातें कह रहे हैं। ब्रह्म समाज जो कह रहा है वही प्रार्थना समाज भी कह रहा है। ठीक है, इसका जो एजेंडा है वो क्या है उसको समझ लीजिए, वही जो हम बता रहे हैं। ये भी कहता है एकेश्वरवाद, इसका एजेंडा भी है एक ईश्वरवाद, यानी ये भी कहते हैं कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद। ये भी कहते हैं एक ईश्वरवाद कि ईश्वर एक है, एक सत्ता है पूरी ब्रह्मांड को जो चला रही है, ये भी वही बात कहते हैं। ठीक है, ये भी जातिवाद का विरोध करते हैं। इनका क्या एजेंडा है? एकेश्वरवाद, जातिवाद का विरोध। ये जातिवाद का ये भी विरोध करते हैं। जातिवाद बहुत गलत चीज है, समाज में इसने ऐसा घर किया है कि समाज को तोड़ दिया है, तो ये जातिवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये पहली बार जबरदस्त तरीके से महिला शिक्षा की भी बात करते हैं। महिला शिक्षा, ध्यान रखिएगा, ये बात कही तो किसने थी?
कहीं इस बात को राजा राम मोहन राय ने भी कहा था, लेकिन ये महिला शिक्षा को जबरदस्त तरीके से उठाते हैं। साथ में यंग बंग आंदोलन में जब आएंगे तो डेरोजियो साहब भी यही कहते हैं। डेरोजियो साहब कहते हैं कि जब लड़के क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं हिंदू कॉलेज में, तो लड़कियां आपकी बहनें साथ में आकर क्यों नहीं पढ़ सकती, उनको भी पढ़ना चाहिए, ये बात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो महिला शिक्षा की बात करते हैं, जोरों शोरों से इस बात को कहते हैं, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह की बात कहते हैं और शादी की उम्र बढ़ाने की बात कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि शादी की उम्र बढ़नी चाहिए, शादी की उम्र बढ़नी चाहिए। यानी शादी की उम्र बढ़ाने की बात कौन कर रहा है? प्रार्थना समाज कह रहा है कि शादी की उम्र बढ़नी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि इतनी कम उम्र में लोगों की शादी होती थी, इसलिए कहा गया कि शादी की उम्र बढ़नी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। इसको आप बढ़ानी चाहिए कर लें कि शादी की उम्र जो है बढ़ानी चाहिए, हर हालत में बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। ये विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, विधवा, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह की बात कहते हैं। क्यों कहते हैं विधवा पुनर्विवाह की बात? विडो रीमैरिज की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि विडो लोग जो भी होती थी, महिलाएं विडो होती थी, उनका सामाजिक स्तर बहुत खराब था। समाज में उनको बड़ी निम्न दृष्टि से देखा जाता था, उनकी बड़ी बेइज्जती की जाती थी। हमने ऐसा भी सुना है कि ऐसे कहते थे, अगर कोई विडो आ जाए आमने सामने, सुबह सुबह उठ के देख लें कि आज का दिन खराब हो गया, मैंने एक विडो महिला को देख लिया, ठीक है, वाइट साड़ी पहनेगी, आजीवन बिना मेकअप के रहेगी, अजीबोगरीब तरीके से। तो ये थोड़ा सा महिलाओं के लिए अमानवीय था, ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर होता है, जैसे मेल का एक कैरेक्टर है, ठीक है। दुनिया में सबसे रफ एंड टफ मेल कौन हुआ? विश्व का सबसे रफ एंड टफ मेल भगवान शिव, बिग बॉस। भगवान शिव को हम बिग बॉस कहते हैं। तो भगवान शिव जो बिग बॉस थे, उनसे ज्यादा रफ एंड टफ कोई हो सकता है? तो दुनिया में जो मेल जो हैं, इंसान, आदमी, उनको रफ एंड टफ पसंद किया जाता है, और जो लड़कियां हैं, फीमेल हैं, उनको रफ एंड टफ नहीं पसंद किया जाता। मतलब आप किसी इंटरव्यू में जाएं और अगर आप मेल हैं तो, और मान लीजिए आप थोड़ा सा तैयार होकर नहीं पहुंचे और ऐसी तरीके से आप दौड़े भागे पहुंचे वहां पर, तो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, आपको कतई नेगेटिव नहीं माना जाएगा। बट अगर कोई लड़की आ जाए इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब स्थिति में पहुंचे, अपने बाल बिखरे हुए हों और बड़ी जो है उसने अपने आप को ठीक ना किया हो, तो उस चीज़ को नेगेटिव माना जाएगा। क्यों नेगेटिव माना जाएगा, इस बात को समझिए। क्योंकि उनको उस तरीके से नहीं जाना चाहिए, उनको तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि फीमेल का वो पहला कर्तव्य है कि अपने आप को थोड़ा ठीक रखें। तो उस समय सोचिए कि उनको आजीवन कह दिया जाता था ऐसे ही रहिए, सफ़ेद साड़ी पहनिए, बिना मेकअप के रहिए, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, अमानवीय था बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहले शादी की उम्र बढ़ाने की बात कहते हैं। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह की भी बात कौन कहता है? विडो रीमैरिज की बात भी प्रार्थना समाज कहता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की? 1867 में की। इसमें एमजी रानाडे कब आए? 1870 में एमजी रानाडे आए। इनका भी क्या कॉन्सेप्ट था? एक ईश्वरवाद वाला कॉन्सेप्ट था। इनका मेन एजेंडा क्या था? तो इनका मेन एजेंडा था महिला शिक्षा, शादी की उम्र बढ़ाना और विधवा पुनर्विवाह, यानी विडो रीमैरिज, ठीक है। ये इनका जो था काम था, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और छूट रही है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसीलिए एक चीज़ और छूट रही है, ये यहाँ तक साफ कर दिया, अब इतना और कर देते हैं। एक चीज़ और छूट रही है बेटा, उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। वो जो छूट रही है चीज़, वो है ये विडो होम एसोसिएशन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? प्रार्थना समाज कौन बनाता है? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे बनाते हैं विडो होम, ठीक है। राणा जी बनाते हैं विडो होम एसोसिएशन,
विडो होम एसोसिएशन बनाते हैं कौन? एमजी गोविंद रानाडे बनाते हैं, महादेव गोविंद रानाडे बनाते हैं, और महिलाओं की, विडो महिलाओं की शादी कराते हैं, बाकायदे उसके लिए काम करते हैं ग्राउंड पर कि जो विडो महिलाएं हैं उनकी क्या हो, शादी हो। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये है आपका प्रार्थना समाज। अब थोड़ा सा जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे सभी लोग काफ़ी देर से, 2 दिन से, क्योंकि अगर आप जो है जो समाज सुधार आंदोलन को अगर आप पढ़ें, समाज सुधार आंदोलन अगर आप पढ़ें और डेरोजियो जी को ना पढ़ें तो फिर बेकार है। तो जो बच्चे थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं वो इस समय का इंतजार करते हैं कि भाई समाज सुधार आंदोलन पढ़ाया जा रहा है, प्रार्थना समाज हो गया है, ब्रह्मो समाज हो गया है, तो अब जो है डेरोजियो जी आने वाले हैं, तो अब उनका हर कोई इंतजार करता है, ठीक है। तो अब उनको भी सुन लेते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे यंग बंगाल आंदोलन। इसका नाम ही देखो कितना जबरदस्त है, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल, आप सब लोग भी यंग हैं, आंदोलन। भाई एनडीए सीडीएस जो है उसकी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से ज़्यादा यंग तो कोई हो नहीं सकता। यानी हमारे यहाँ की सबसे युवा जनरेशन जो है वो किसकी प्रिपरेशन करती है? एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन करती है, यानी सेना में जाने की तैयारी करती है, ठीक है। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, वही लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं, पहली चीज़ जो है। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, पूरे विश्व में सबसे स्मार्ट लोग माने जाते हैं कहाँ के? भारत के। यानी भारत की कहाँ के? आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के ऑफिसर्स, ये बात ध्यान रखिए। तो अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप दुनिया की सबसे स्मार्ट कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन, इसको किसने लाया, किसने शुरुआत की? तो आपने एक नाम सुना होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। फिर से सुनो, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, संस्थापक, फाउंडर कौन है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इनके संस्थापक कौन है यंग बंगाल आंदोलन के? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, इनका पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। अब इसको देखिए भाई, जो डेरोजियो हैं, जो ये हैं व्यक्ति, ये अब नॉर्मल पर्सन है। कैसे पर्सन है? अब नॉर्मल। सोच के देखिए, आज 15, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं। अगर 14, 15 साल का बच्चा कहीं दूर 100, 200, 500 किलोमीटर दूर कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके माँ बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाते हैं कि भाई कहीं उसके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, उसको बच्चा मानते हैं, ठीक है। ज़रा सोच के देखिए। और ये जो पर्सन है जिसका नाम ये लिखा गया है, जिसने यंग बंग आंदोलन की शुरुआत की थी, ये 18 साल की उम्र में प्रोफेसर बनते हैं। कितने साल की उम्र में? 18 ईयर, 18 साल की उम्र में, 18 वर्ष में, 18 ईयर में प्रोफेसर 18 वर्ष की उम्र में क्या बन जाते हैं? प्रोफेसर बन जाते हैं। आपके मन में तुरंत एक बात आएगी, एक क्वेश्चन आएगा, क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोफेसर बनने के लिए तो व्यक्ति को पीजी करना पड़ता है, पीजी करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? पीएचडी करनी पड़ती है, फिर बहुत सारे पेपर पब्लिश कराने पड़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, कई जो है सेमिनार्स करने पड़ते हैं फॉरेन में जाकर, तब आदमी प्रोफेसर बनता है। लेकिन जब आज़ाद भारत से पहले ये रूल नहीं थे। अगर किसी के अंदर इंटेलिजेंसी है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समाज का पथ प्रदर्शक है, तो उसको प्रोफेसर बना दिया जाता था। तो सर जो है हेनरी लुई, इनको 18 वर्ष की उम्र में क्या बना दिया गया? प्रोफेसर बना दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये प्रोफेसर बन गए। इनका एक शौक था, उसको भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कविताएं लिखते थे और इनकी जो कविताएं होती थी वो देश प्रेम पर होती थी
कविताएं लिखते थे, ठीक है। और जो कविताएं होती थी वो किस पर होती थी? देश प्रेम पर होती थी, देश प्रेम। इनकी कविताएं जो है वो देश प्रेम पर होती थी, यानी देश प्रेम की ये क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो इनके फॉलोवर्स थे, इनके फॉलोवर थे उनको क्या कहते थे? इनको फॉलोवर को डिरोजियंस कहते थे। क्या कहते थे? डिरोजियंस। इनके फॉलोवर्स को डिरोजियंस कहते थे। ध्यान रखना, बहुत सारे डिरोजियंस बंगाल में बनकर तैयार होंगे। कैसे बनकर तैयार होंगे, अब इसको थोड़ा सा हम पहले समझाएंगे तब लिखाएंगे, ठीक है। सर ये 18 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बन गए। एक्चुअली सबसे पहले तो ये समझ लो, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, आप अगर इनका नाम पढ़ोगे तो आपको लग रहा होगा ये कोई फॉरेनर व्यक्ति है। ये कौन है? कोई फॉरेनर व्यक्ति है, लेकिन ये फॉरेनर नहीं है, ये इंडियन है, ठीक है। इनके मदर फादर बाहर से थे, इसलिए इनका नाम था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो ये इंडियन है, देश प्रेम की कविताएं लिखते थे। तो जब ये क्लास लिया करते थे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, तो ये क्लास में भी डिबेट कराते थे। तो उस समय कहीं डिबेट्स वगैरह नहीं होती थी, तो ये डिबेट्स कराया करते थे, सही गलत बताया करते थे बच्चों को सही दिशा में ले जाने की बात करते थे। जितनी समाज में बुराइयां व्याप्त थीं, उन बुराइयों को ख़त्म करने की बात करते थे। और लोग करते थे, लेकिन ये साउंड तरीके से करते थे। मतलब ये करते थे एट एनी कॉस्ट ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, इस तरह की बात करते थे। तो जब इन्होंने इस तरह की बातें शुरू की, दूसरा इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर कहा कि नहीं, महिला शिक्षा अनिवार्य है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक दुनिया में महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक जो है देश शिक्षित नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से महिला शिक्षा की बात की। तो जब इन्होंने ये सब करना शुरू किया तो उसी कॉलेज के लोग घबराने लगे, भड़बड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो एक क्रांति लाते हैं, एक रेवोल्यूशन लाते हैं, टर्निंग पॉइंट करते हैं, यानी चीज़ों को चेंज करते हैं, शुरुआत में ऐसे लोगों से लोगों को बड़ी समस्या होती है, बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इनको क्या किया जाता है? 22 वर्ष की उम्र में, 22 ईयर में, यानी 22 वर्ष की उम्र में इनको इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है। 22 वर्ष की उम्र में सेवाएं समाप्त, यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। 22 वर्ष की उम्र में सेवा समाप्त की जाती है, और जैसे ही ये नौकरी से हटाए जाते हैं, उसके थोड़े दिन बाद इनको कॉलरा हो जाता है। कॉलरा तो सब लोग जानते होंगे, जिसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। इनको कॉलरा हो जाता है और कॉलरा से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये व्यक्ति जो है, ये 22 ईयर में, 22 वर्ष में इसकी डेथ हो गई। डेथ 22 वर्ष की उम्र में इस व्यक्ति की क्या हो गई? डेथ, जिसने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की। और ध्यान रखिए सर डेथ हो गई, लेकिन आज भी हम लोग इसको याद करते हैं। कोई व्यक्ति अगर इतिहास पढ़ेगा तो यंग बंगाल आंदोलन को ना पढ़े, डेरोजियो जी को ना पढ़े, डेरोजियंस के बारे में बात ना करे, तो सब कुछ क्या है? अधूरा है। अब ध्यान रखिए, जो ये डेरोजियंस थे, फिर समझो, जो डेरोजियंस थे, यानी इनके जो मानने वाले थे, यानी इनके जो फॉलोवर्स थे डेरोजियंस, यही जो हैं बाद में किसके साथ डीमर्ज कर जाएंगे? यही बाद में किस में आ जाएंगे? ये भी बाद में आ जाएंगे ब्रह्म समाज में। बाद में जब ब्रह्म समाज टूटता जाता है तो ये भी बाद में उसमें क्या हो जाते हैं? डीमर्ज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 22 ईयर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं। एक और हेडिंग डालेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सब लोग नाम जानते होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबने सुना होगा, जानते होंगे। ठीक है, 1820 में ये पैदा होते हैं।
इनकी बर्थ कब है? 1820 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है। कब इनका जन्म होता है? 1820 में इनका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये प्रोफेसर हैं। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज के। ये फोर्ट सब लोग जानते हैं, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या हैं? प्रोफेसर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं। ये बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के पक्षधर होते हैं। किसका खिलाफत करते हैं? इनका एजेंडा क्या है? ये बाल विवाह के पक्षधर हैं और माफ करिएगा, बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। कहते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए और बाल विवाह को क्या करते हैं? बैन करने की बात करते हैं। यानी इनका जो मेन एजेंडा है वो ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र इनका नाम है, विद्यासागर इनकी क्या है? उपाधि है, इनका टाइटल है। विद्यासागर इनकी क्या है? उपाधि है। इनका क्या है? टाइटल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्यासागर इनका टाइटल है, इनकी उपाधि है, ठीक है। ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1850 में, ठीक है, ये 1850 में 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। और जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, हाँ जी, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं और ये पहली बार ये सभी जाति धर्म वर्गों से ये कहते हैं कि संस्कृत हर किसी को पढ़नी चाहिए। इसको समझो, संस्कृत हर किसी को पढ़नी चाहिए और संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने का नया मेथड खोजते हैं ताकि संस्कृत क्या हो? इंटरेस्टिंग हो। क्या हो? इंटरेस्टिंग हो। दूसरा नया मतलब नई प्रोज करते हैं, नई प्रोज की वो करते हैं, खोजते हैं और नई तरीके से। दूसरा कहते हैं हर जाति धर्म को क्यों पढ़नी चाहिए? वो इसलिए कहते हैं हर जाति धर्म को पढ़नी चाहिए बेटा कि अगर हर व्यक्ति संस्कृत पढ़ेगा तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो होगी किसको होगी? हर व्यक्ति को होगी। तो जो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा मोनोपोली बना ली गई है वेद पुराण और इन सब की जानकारी देने के लिए, यानी वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं कि अगर परमात्मा से मिलना है तो एक ब्राह्मण ही आपको मिला सकता है। ये समस्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लोग सच्चाई को जानने लगेंगे, हर चीज़ को मानने लगेंगे। पढ़े लिखे आदमी को पागल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो रूढ़िवादी नहीं होता। वो चीज़ों को क्या कर लेता है? बहुत जल्दी समझ के चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल, जैसे समझना, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं और आप लोगों को थोड़ी हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। जैसे सोमवार को लोग क्या करते हैं? भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं। मंगलवार को लोग जो है बजरंगबली बाबा के मंदिर में जाते हैं कि नहीं? संडे को लोग भैरव जी के मंदिर में जाते हैं। बृहस्पतिवार को लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वो बृहस्पति देव के मंदिर में जाते हैं, यानी क्या बोलते हैं, साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं। ऐसे लोग जाते हैं। शनिदेव को शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं जिस दिन जिस भगवान का डे होता है उस दिन उस मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि उस दिन वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जाती है। मंगल को सारे लोग जो है कानपुर में पनकी मंदिर पहुँच जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। तो मैं संडे को चला जाता हूँ। अब संडे को बजरंगबली बाबा के पास कोई नहीं होता है, मैं अकेला पहुँचता हूँ। अब मैं लड्डू निकाल के दिखाता हूँ तो उनको अच्छा लगता है कि भाई कोई तो आया है मेरे पास। मैं उनके सामने बैठता हूँ, थोड़ी देर अपना मेडिटेशन करता हूँ। कहने का मतलब समझिएगा, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो धीरे से अपने को धीरे धीरे चेंज कर लेगा। और अगर कोई कुरीति है, कोई चीज़ गलत है
तो उसको नहीं मानेगा। जैसे हमारे देश में आज भी एक बड़ी समस्या है, आज भी बेटा लोग बेटी होने पे दुखी होते हैं और बेटे पैदा होने पर क्या होते हैं, खुश होते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि पूरी सृष्टि में सिर्फ दो ही चीजें हैं, यानी अगर बच्चा पैदा होगा तो या तो मेल पैदा होगा या फीमेल होगा। यानी अगर बेबी हो रहा है किसी को तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। हर मेल को एक फीमेल चाहिए, हर फीमेल को एक मेल चाहिए, यानी ये मैरिज की बात मैं बोल रहा हूँ। तो अगर सबके मेल ही पैदा हो जाएंगे, फीमेल पैदा नहीं होंगी, तो ये बताइए हाउ कैन पॉसिबल, कैसे ये जो नेचर है ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इस नेचर के लिए, इस नेचर को बैलेंस करने के लिए दोनों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी मेल की है उतनी ही किसकी है, फीमेल की है। ठीक है, ह्यूमन छेड़छाड़ होती रही, पहले बहुत साल हुई कि अगर बेटी है तो उसको पैदा नहीं होने दिया, बेटियां थी तो उनको मार दिया गया। इसीलिए तो आज देखिए डिसऑर्डर्स पैदा हो गए हैं। आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आज जो रेशियो है वो 1000:27 हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन इन प्रेजेंट अभी यही है, लेकिन इस समय जो है अनऑफिशियली बता रहा हूँ 912 रह गया है। ये इस बात को गौर करना, लेकिन अब की बार बढ़ेगा ये, इस बात को गौर करिएगा गंभीरता से। ये ऑफिशियल डाटा है कि 1000 मेल पर 927 फीमेल हैं, लेकिन हम आपको बता दें इतनी है नहीं। अनऑफिशियल डाटा, इसको लिखिएगा नहीं, 1000 मेल पर 912 फीमेल हैं, यानी 88 फीमेल क्या हैं, कमी है 88 फीमेल्स की, यानी 88 फीमेल डेफिसिट है। ये कहाँ से लाओगे भाई, ये कैसे आप पूरा करोगे? देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो ये बड़ी समस्या है। और एक नेचर का एक रूल है, नेचर का रूल ये है कि अगर 1000 बेबी पैदा होंगे तो उसमें विदाउट एनी, मतलब किसी छेड़छाड़ के बिना अगर 1000 बच्चे पैदा होंगे तो एन एवरेज 500 लड़के होंगे और 500 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। यानी दोनों की संख्या क्या होगी, लगभग क्या होगी, बराबर होगी। अगर 1 लाख बच्चे पैदा होंगे तो अगर कोई डिस्टरबेंस ना किया जाए तो 1 लाख में से 50,000 लड़कियां होंगी और 50,000 लड़के होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे फिर से जुड़ जाते हैं। थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई, ये तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बच्चों को दोबारा जोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव पढ़ते हैं और जो लाइव नहीं पढ़ पाते हैं वो बाद में हम लोगों से जुड़कर पढ़ देते हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब ठीक है, आवाज आ रही है हमारी? ठीक, थैंक यू। बस इतना बोल दिया करो आवाज आ रही है तो मुझको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा ना हो कि आवाज ना आ रही हो और मैं पढ़ाता चला जाऊं आगे। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो लगभग 50-50% होंगे, यानी 50% और 50% होंगे। परसेंट में बात कर लेते हैं तो वो किस में हो जाती है, जब हम किसी बात को परसेंट में करते हैं तो वो यूनिफॉर्म में होती है। किस में होती है, यूनिफॉर्म में होती है। कैसे? जैसे आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हो, जितने लोग इसमें हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपसे कहें कि भाई आप लोग जो है देश हित में आप 10% आपके पास जो है वो डोनेट करिए, तो जिसके पास करोड़ है वो 10 लाख देगा, जिस पास 100 रुपये है वो 10 रुपये देगा। अब मैं अगर इसको अलग अलग बात करूं, यूनिफॉर्म में ना करूं, यानी परसेंट में ना करूं, तो मैं सबसे पूछूं भैया तुम्हारे पास कितना है, इसका 10% इतना होता है, आप हमें दे दो। समझ गए? तो जब किसी चीज़ को हम परसेंट में कहते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म और ड्रेस तो समझते होगे ना, वही वाला यूनिफॉर्म। जैसे बच्चे कहते हैं हम ड्रेस पहन लें, हिंदी मीडियम के बच्चे गलती करते हैं, सुन लो। वो क्या कहते हैं, जब स्कूल जाएंगे कहेंगे मैं ड्रेस पहन लूँ। अरे सर, जितने कपड़े आपके पास हैं, ऑल वियर्स आर ड्रेस,
सभी ड्रेस हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे कपड़े, यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें भविष्य में, इसलिए मैं इन चीज़ों को बता देता हूं, ठीक है। तो ये है पूरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने पूरा बताया और हर चीज़ आपको बताई। और अब हमने उसके पहले आपको पढ़ाया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश अम्पायर, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जो है परमानेंट सेटलमेंट, जो बच्चे रोज़ पढ़ रहे हैं उनको सब बात पता है। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1857 का विद्रोह, 1857 रिवोल्ट 1857, 1857 का विद्रोह, ठीक है। आपने देखा होगा आज आपका जो चैप्टर का नाम दिया गया है, अगर आप जानते हो और देखते हो, 1857 म्यूटिनी, ठीक है। 1857 म्यूटिनी, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ठीक। तो सर 1857 का विद्रोह पढ़ने के लिए सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतिहास में इसका बड़ा वैल्यू है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आए तो 1857 से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग। सर सबसे पहली बात आती है 1857 में जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, वो आखिर क्यों हुआ? 1857 का विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह है वो क्यों हुआ, आखिर क्यों, ठीक, इसको मैं बताऊंगा। तो अगर आप किसी अननोन पर्सन से या ऐसे बच्चे से पूछोगे जिस बच्चे ने ढंग से हिस्ट्री को नहीं पढ़ रखा है और उससे पूछोगे 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एक ही बात कहेगा, वो बात आप सबको भी पता होगी कि चर्बी वाले कारतूसों का यूज हुआ था और उन जो फैट वाले कारतूस थे उसमें गाय और सूअर के फैट को यूज़ किया गया था, गाय और सूअर की चर्बी यूज़ की गई थी। और जैसे ही उस चर्बी को, उस कारतूस को चलाने से पहले उसको मुंह में जो है रख के उसको खोलना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के जो सेंटीमेंट थे, दोनों लोगों के धार्मिक सेंटीमेंट, वो आहत हो रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में, मेरठ में विद्रोह कर दिया। बाद में उनको क्या बोलते हैं, फांसी दे दी गई थी। इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में ये लिख दोगे ना, और अगर मान लो मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए, किसी अच्छे एग्जाम का, यूपीएससी का मेंस दो, और अगर ऐसे लिख दोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे 1/10, 10 में से 1 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली 1857 का विद्रोह सिर्फ कारतूस के चक्कर में नहीं हुआ। अब हम लोग इसको एक एक करके आते हैं, क्या बात है। तो सबसे पहली बात जो है विद्रोह की, वो है उसके कॉजेज, कारण। विद्रोह के कारण क्या हैं, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पर बात करेंगे तो कैसे करेंगे सर, समझने की कोशिश करिएगा। 1757 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूलिंग करती है। क्या करती है? रूलिंग। फिर से समझो, 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूलिंग कर रही है। भारत पर क्या कर रही है? रूल कर रही है, शासन कर रही है। और अब जब शासन कर रही है बेटा, तो जब शासन करेगी तो अब ये देखिए प्लीज़, पहले हम 1857 2 मिनट के लिए रोकते हैं।
इन समय बात कर लो। सर, मोदी सरकार इस समय भारत पर रूल कर रही है, छोड़ दीजिए 1857 2 मिनट के लिए छोड़िए, मोदी सरकार इस समय भारत पर रूल कर रही है, तो क्या 100% लोग मोदी सरकार से खुश हैं? इसका जवाब दो। 100% लोग मोदी सरकार से खुश हैं? नहीं है। मोदी सरकार को 45% वोट मिल जाता है और वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं, सरकार बना लेते हैं। यानी 100% लोग उनसे खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं भाई? कोई कह रहा है भाई हमें समस्या है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि भैया सड़कें नहीं बन रही हैं, कोई कह रहा है किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लड़के एम्प्लॉयर हैं, मतलब जो इस समय एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वो कहते हैं इनके सरकार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई कहता कि नहीं सर, ये सारे PSUs को बेचे दे रहे हैं, जब सब कुछ प्राइवेट कर देंगे तो सरकारी नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये काम इनका ठीक नहीं है, इसलिए भैया हम इनको वोट नहीं देंगे। यानी बहुत सारे लोग, जितने लोग इनके सपोर्ट में हैं उससे ज़्यादा लोग इनके अगेंस्ट में हैं, समझना। तो किसी को आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। जब आज इतनी पॉपुलर सरकार मोदी सरकार चल रही है और वो 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, आप देखिए कि राहुल गांधी जी रोज एक अजीब सा ट्वीट कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। अखिलेश यादव को सरकार पसंद नहीं है, बाबा जी नहीं पसंद है, बाबा जी मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पसंद हैं, तो ये सारी तमाम तरह की, मुस्लिम्स को इस सरकार से प्रॉब्लम है, कुछ और जातियों की सरकार से प्रॉब्लम है, तो साहब 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अब समझो इस बात को। तो सर आगे कंटिन्यू करेंगे। 1757 से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब बहुत ध्यान से समझो इस बात को। इस समय की सरकार में और ईस्ट इंडिया कंपनी जब सरकार चला रही थी या ब्रिटेन सरकार में, बेसिक डिफरेंस क्या था, इसको समझना। सर यहां पर समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर रूलिंग कर रही थी और टुडे आज जो रूलिंग हो रही है बेटा, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो भारत से 100% रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, वो 100% रेवेन्यू उठाकर अपने ब्रिटेन ले जाते थे। वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कमाने आए थे, वो यहां कोई सोशल वेलफेयर करने नहीं आए थे बेटा। तो वो मैक्सिमम पैसा, अगर सोशल वेलफेयर करने आते तो आप याद करो, एक नीति लेकर आई थी EIC, उस नीति का नियम था सनसेट रूल। सनसेट रूल याद आया कि अगर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट में एक सनसेट रूल था क्या, कि अगर कोई भी व्यक्ति, अंग्रेजों ने बनाया कि अगर वो शाम तक सारा रेवेन्यू नहीं जमा करेगा कोई भी जमींदार, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उससे सारी ज़मीनें ले ली जाएंगी और उसकी ज़मीन को सेल करके उससे रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया जाएगा। अगर कोई जो है, ये तो उसमें था परमानेंट सेटलमेंट में, अगर कोई जो दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी, अगर कोई रैयत कोई किसान अपना टैक्स नहीं जमा कर पाएगा तो उससे क्या करेंगे, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल लेंगे। ये था उस समय का सिचुएशन। 100% जो पैसा था मनी ड्रेन हो रहा था। मनी ड्रेन समझते हो ना, जैसे ब्रेन ड्रेन होता है। इंटेलिजेंट लोग जो है, हमारे यहाँ से एम्स के डॉक्टर जो हैं, IITians जो हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियाँ, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने यहाँ पर बड़ा पैसा देकर क्या करती हैं, बुला लेती हैं, बड़ा पैसा देकर। इतना पैसा हमारे देश के लोग नहीं दे पाते, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन। ऐसे ही हमारे देश में सोच के देखिए, 1857 में इनको बंगाल बिहार उड़ीसा में रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे, जिसको बोलते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिनियम। तो बंगाल बिहार उड़ीसा से दीवानी राइट्स मिल गए थे, रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे। और 1857 तक तो ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, यानी थोड़ा सा मध्य एशिया, मध्य भारत का से नीचे का हिस्सा, वो जो है थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, बड़ा अच्छा सा नाम है, जो विलय नहीं हो रहे थे हमारे देश में, अहमदाबाद, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, नाम नहीं आ रहा, अभी मैं बता दूंगा। तो उस हिस्से को छोड़ दिया जाए और कश्मीर को छोड़ दिया जाए, तो लगभग भारत के पूरे हिस्से में,
और थोड़ा सा जो है महाराष्ट्र का इलाका था, उनको छोड़कर हर हिस्से में इनका कब्जा हो गया था। और वहां से जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस रेवेन्यू को ये कहां ले जाते थे? बाहर ले जाते थे। अब सुनिए, आज भी सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है, गौर करो इस बात को। इस समय कोई भी सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सरकार हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, या उसके पहले किसी और की सरकार आई हो, हर सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अगर हम कमाते हैं तो हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है, हमारी इनकम पर टैक्स लेती है, और भी बहुत तरीके से टैक्स लगाकर, इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर वो पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा, यानी इस पैसे का, इस 100% पैसे का 99% हिस्सा वो हम पर ही खर्च करती है। सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, पूरे देश में साफ सफाई हो रही है। जरा सोच के देखिए, जब लोग बीमार होते हैं तो उनको फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, कितने सारे स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज खुले हुए हैं, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं। तो इन सब में कितनी भारी भरकम पैसा गवर्नमेंट हमारे सोशल वेलफेयर पर खर्च करती है। इतना सोशल वेलफेयर पे खर्च करने के बावजूद भी आज 100% लोगों को गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। इतना खर्च होने के बाद जब 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो सोच के देखिए, जो 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 ईयर तक जो शासन किया, ये जो शासन चल रहा है 100 वर्षों का, तो ये 100 वर्षों का जो शासन है, इसमें ये कैसे भारतीयों को सेटिस्फाइड कर पाए होंगे? इम्पॉसिबल। और हमारे देश के इंसान में एक और खूबी है, हमारे देश के लोग जल्दी सेटिस्फाइड होते भी नहीं हैं। यानी ये दिल मांगे मोर, ठीक है, अगर जितना दोगे उतना और चाहिए, ये यहाँ की ये मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। शायद मुझे ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में, मैं इकोनॉमी का बंदा हूँ, इकोनॉमी इन द सेंस मैं कैपिटल मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है। तो जो आदमी कैपिटल मार्केट में काम करता है, वो मनी मार्केट में वो चीज़ों को समझता है। हमारी सरकार जो है, कितना जो है पैसा जो है सोशल वेलफेयर पे खर्च कर रही है, या सोशल वेलफेयर को मत मानो, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कितना पैसा जो है ड्रेन हो रहा है, कैसे? गलत तरीके से। जैसे मनरेगा चल रहा है एक योजना, उसमें कितना पैसा जो है ड्रेन हो, वो एक बड़ा लीकेज है हमारे देश में, मनी लीकेज, ठीक है। उसमें आप देखिए बहुत सारा काम नहीं होता, लेकिन बड़ा पैसा खर्च होता है। उसको क्यों सरकार चला रही है? वो इसलिए चला रही है ताकि गरीब आदमी के पास तक पैसा पहुंच जाए, और कौन सी साइकिल चल जाए? वो साइकिल चलती रहे, किस चीज़ की साइकिल चलती रहे? मनी साइकिल चलती रहे, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, अगर बहुत अंदर चले जाएंगे तो फिर उस फील्ड में हम चले गए तो बताते ही चले जाएंगे हम आपको, तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर समझिए यहाँ पर बड़ी चीज़ जो थी वो किस बात का अभाव था? सोशल वेलफेयर बिल्कुल नहीं था। 100% पैसा क्या हो रहा था? ड्रेन हो रहा था, विदेशों में जा रहा था, ठीक है। अब बात आती है जो और कारण हैं, उनको हम एक एक करके समझाएंगे आपको, ठीक, एक एक करके। तो 1857 के जो कारण हैं वो क्या क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। 1857 के जो कारण हैं, विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह के कारण। तो सबसे पहले नंबर 1 जो कारण हैं वो हैं कारण। कौन कौन से हैं? तो पहला कारण जो है वो है राजनैतिक। राजनैतिक यानी पॉलिटिकल, राजनैतिक, इंग्लिश वाले भी लिखते जाएं। पहला कारण कौन सा है? राजनैतिक कारण, कारण पॉलिटिकल। दूसरा कौन सा है? आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक। तीसरा कौन सा है? सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। चौथा कौन सा है? सिपाही विद्रोह, विद्रोह,
सिपाही विद्रोह, ठीक। और कौन सा है समझिए, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, एक सिपाही विद्रोह है, और कौन सा कारण है भैया समझने की कोशिश करिएगा। एक और बड़ा कारण है, धार्मिक कारण है। बिना धर्म के कैसे कुछ चल पाएगा, धार्मिक, ठीक। तो 1857 के विद्रोह के कितने कारण देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम मेन कारणों पर, मेन कॉजेस पर जो है फोकस डालेंगे। तो पहला कॉजेस कौन सा है, राजनीतिक, पॉलिटिकल, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, चौथा सिपाही विद्रोह और धार्मिक विद्रोह, ठीक है। अब इन चीजों पर एक एक करके समझने की कोशिश करिए सर, समझने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा सा देख लूं। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण को आप समझिए सर। पॉलिटिकल कारण ये था कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया, तो सबसे पहले उनका जो मेन फोकस था वो किस पर था, वो रेवेन्यू कलेक्शन पर था। यानी आई वॉन्ट रेवेन्यू कलेक्शन इट एनी कॉस्ट एनी हाउ, हम किसी भी प्रकार से कैसे भी करके रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है। और उन्होंने भारत के अंदर ही जितने भी भारतीय थे, जितने भी रैयत थे, भारतीय किसान थे, उनको क्या बना दिया, भूमिहीन बना दिया। यानी उनके पास लैंड नहीं थी। लैंडलॉर्ड कौन थे, यानी अगर रियल मायने में देखा जाए तो पूरी लैंड के लैंडलॉर्ड जो होते थे वो कौन होते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। वो जिसको लैंड अलॉट कर देती थी वो लैंडलॉर्ड क्या कहलाता था, जमींदार कहलाता था। और वो जमींदार को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने कुछ राइट्स उनको दे दिए, लेकिन अगर वो टैक्स, उतना टैक्स जितना जमीन से उनको चाहिए नहीं दे पाता था, तो उनसे भी जमीन क्या की जाती थी, छीन ली जाती थी। इस बात को समझिएगा। राजनीतिक कारण है, इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। बहुत सारे जमींदारों की जमीनें छीन ली गई, किसान भूमिहीन हो गए, देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। किसी के पास कुछ नहीं था, हर आदमी प्रॉब्लम में था। ऊपर से ऐसे में क्या होते थे, ऐसे में जो इनको आप डिजास्टर भी कह सकते हो, या आप कोई बड़ी प्रॉब्लम मान लीजिए, जैसे कई महामारियां, इस समय महामारी चल रही है, वैसे उस समय कभी कभी बहुत ज़्यादा मान लीजिए रेनफॉल हो गया, बाढ़ आ गई। अब अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ में कुछ पैदा तो होगा नहीं। अगर बाढ़ में कुछ पैदा नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, यानी व्यक्ति जो है वो अपनी उपज का एक हिस्सा कहाँ से देगा, लेकिन उनको टैक्स जमा करना पड़ता था। ध्यान रखिएगा, सूखा पड़ गया, अल-नीनो इफेक्ट आ गया और 2 साल 3 साल पानी नहीं बरसा, फिर भी उनको देना पड़ता था। तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था और बहुत क्रूर तरीके से टैक्स वसूला जाता था। तो पब्लिक के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर गुस्सा भरा हुआ था, जबरदस्त। तो ये कोई कारतूस का कारण नहीं है कि उसमें चर्बी यूज कर ली, वो तात्कालिक कारण हो सकता है, करंट प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो ये समस्याएं थी ये कब से चलना शुरू हो गई, ये समस्याएं 1857 से शुरू हो गई थी। ये 100 सालों का जो गुस्सा अंदर भरा था वो फूटा था 1858 में, समझे। तो ये है राजनीतिक कारण। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। दूसरा देखिए आर्थिक कारण क्या है, इसको बहुत अच्छे समझना। देखिए सब कुछ जो है पैसा है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। बिना पैसे के ना आप चल सकते हो, ना ये क्लास चल सकते हैं, ना परिवार चल सकता है और ना देश चल सकता है। यानी सब कुछ चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक। अब बात जो आर्थिक कारण है वो क्या है, जितना पैसा इंडिया से कमाया जा रहा है वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर ले जा रही है, ठीक। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो तुरंत कई बातें कहेंगे, वो कहेंगे नहीं सर यहाँ पे आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। देखो सर क्यों गलत बोल रहे हो, कम टू द पॉइंट। बच्चे तुरंत हमसे क्या कहेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजों ने तो भारतीयों के लिए भी बहुत कुछ किया। जैसे
आप आर्थिक कारण पढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंग्रेज जितना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा करते थे वो विदेश ले जाते थे। तो सर उन्होंने तो यहाँ रेल चलाई, उन्होंने तो यहाँ पर तार विभाग की स्थापना की, उन्होंने यहाँ तो डाक विभाग की स्थापना की, उन्होंने तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी दिए, बहुत सारे सैनिक भर्ती किए, ठीक है, रोजगार भी दिए। उन्होंने तो सर जो है यहाँ पर जो है सड़कें बनवाई। अब सर इसका मतलब ये है, दो बातें हैं, या तो अतुल सर को पढ़ाना नहीं आता भैया, अतुल सर सब गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज तो इतना सारा काम कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा बेटा। सर आर्थिक कारण को देखिए, रेल, सबसे पहले एक एक करके आ जाओ। सर रेलवे की जो स्थापना होती है और भारत में जो रेल चलती है 1856 में, तो सर गौर फरमाएं इस बात को। सर रेलवे, ये इंडियंस तो उसमें चल रहे हैं, ये अपने लिए वहाँ पर रेलवे की स्थापना करते हैं। किस लिए करते हैं? खुद एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कालका से शिमला जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ा देते हैं रेल, जरा गौर करके देखिएगा। दूसरा, अपना कच्चा माल, गौर करिएगा, अभी इसमें और कारण जोड़ूंगा और या आप समझते जाइए। जो रॉ मटेरियल है उसको ये, उसका ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे करते भाई? ट्रक वरक तो थे नहीं उस समय, तो जो रॉ मटेरियल था उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये क्या करते हैं? रेलवे की स्थापना करते हैं। अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? रेलवे की स्थापना करते हैं। अब अगर आप चाहें तो उसमें बैठकर आप भी उसका यूज़ कर लें, तो आप भी उसमें तो किराया देंगे ना, पैसा देंगे। लेकिन इनका मेन मोटो क्या था? इनका मेन मोटो था जो रॉ मटेरियल था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलवे बनाते हैं। पहली चीज़ सुनिए। दूसरी, यहीं से एक चीज़ और आई, इनको ये पूरा फोकस करते हैं कच्चा माल, कच्चा माल पर, ये पूरा फोकस करते हैं कच्चे माल पर। तो जब ये कच्चे माल पर, रॉ मटेरियल पर फोकस करते हैं, तो ये यहाँ पर जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनको रॉ मटेरियल के ही लिए फोकस कराते हैं, जिसकी वजह से भारत का डेवलपमेंट रुक जाता है। यहाँ कोई मशीनरी नहीं बन रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, उसी पर फोकस कर रहे हैं, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानी करके आप पैसा नहीं कमा सकते, कच्चे माल को उपजा कर आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको पता है ना किस बिजनेस में कितना पैसा है? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो आप देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या है? एक किसान ने खेत में गेहूं पैदा किया, गेहूं पैदा करके, मान लो उसने, एक किसान ने गेहूं पैदा करके एक बीघे में 12 कुंटल, 10 कुंटल गेहूं पैदा कर दिया, और 10 कुंटल गेहूं पैदा करने के लिए उसने 5,000 रुपये उसमें लागत लगा दी, और उसको मान लो वो गेहूं उसका कितने का बिक गया? 20,000 का बिक गया। तो उसने 15,000 रुपये तो कमाए। अब 15,000 वो 6 महीने खर्च करेगा, क्या कमा पाएगा? क्या बचा पाएगा? कैसी जिंदगी जी पाएगा? ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाओ। जिसने उस गेहूं को खरीदा, उससे आटा बनाया, उसी से मैदा बनाई, उसी से अरारोट बनाया, उसी से चीज़ों को बनाया, और बनाने के बाद क्या किया? उसको मार्केट में भेजा, उसने थोड़ा ज़्यादा कमाया। और थर्ड सेक्टर में आ जाइए, जिसने उस आटे से पिज्ज़ा बना दिया, ब्रेड बना दी, इन चीज़ों को बना के क्रिएट कर दिया, तो वो एक 10 रुपए के लोभ के ऊपर पिज्ज़ा बना देते हैं और वो 600 रुपए का डोमिनोज में मिल रहा है। तो वो कितना कमा रहे हैं? तो जो, अगर आप जो है कच्चे माल पर जोर दोगे तो फिर बहुत पैसा नहीं आएगा, प्राइमरी सेक्टर पर जोर दोगे तो नहीं कमा पाओगे। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने रेल तो चलाई, लेकिन किसानों से प्राइमरी सेक्टर पर बात की। इन्होंने कहा प्राइमरी सेक्टर पर काम होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर पर फोकस किया, जिसकी वजह से हमारे देश में लोग पीछे पिछड़ते चले गए। आर्थिक कारण। दूसरा, तार विभाग की स्थापना। तो सर तार विभाग की स्थापना, अपनी सूचनाएं यहाँ से वहाँ भेजना है, यहाँ से वहाँ भेजना है, इसको कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर। तो सर जो कम्युनिकेशन सेक्टर इन्होंने बनाया वो मेनली जो है अपने लिए बनाया था, बाद में यही चेंज हो गया था। तार विभाग यानी कम्युनिकेशन, बाद में यही चेंज हो जाता है टेलीफोन में, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इन्होंने अपने लिए किया।
अगर डाक विभाग बनाया तो ये भी इन्होंने अपने लिए किया, अपनी सुविधा के लिए किया। बाद में यहाँ के लोग भी आपस में चिट्ठी पत्री भेजने लगे, अपनी कम्युनिकेशन करने लगे, वो अलग बात है, लेकिन मेन फोकस उन्होंने अपने लिए किया था। रोजगार, सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास जो 3,11,400 सैनिक थे टोटल। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, इस पॉइंट को नोट कर लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितने सैनिक थे? 3,11,400 इतने सैनिक थे। इतने सैनिकों में 2,65,000, मतलब समझिएगा, सॉरी एक जीरो ज्यादा लग गया, माफ करिएगा, हाँ, यानी 3,11,400 टोटल सोल्जर्स में से 2,65,000 जो सोल्जर्स थे बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये सोल्जर्स जो हैं, ये जो सोल्जर्स हैं ये इंडियन हैं। ये कौन है? भारतीय हैं। तो आप तुरंत कह सकते हो कि सर उन्होंने तो 2,65,000 लोगों को उस समय रोजगार दिया। तो सर ये रोजगार इनको देना क्या था? इनकी मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी सर? इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने के लिए जो इनको सेना रखनी थी, तो उससे, और ये जो लोगों को हरा रहे थे, इस राजा को, उस राजा को, उस राजा को, सारा देश का इलाका जो जीत रहे थे, उसके लिए सैनिकों की जरूरत थी। तो इन्होंने 2,65,000 सैनिक रखे। 2,65,000 क्या रखे? सैनिक रखे। और बाद में 1857 के विद्रोह में यही जो सैनिक हैं ये भी एक कारण बनते हैं। सिपाही विद्रोह क्या कारण बनते हैं? सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को सेना में आगे रखा जाता था, उनके सिपाही पीछे रहते थे। भारतीय सिपाही जब युद्ध होता था तो लड़ते और मरते थे, उनके सिपाही पीछे रहकर बचे रहते थे। अगर युद्ध जीत जाते थे तो उनका नाम होता था, और अगर युद्ध हार गए तो वो क्या होता था? अगर मान लो युद्ध हार गए तो उनके ऊपर बात मढ़ दी जाती थी। दूसरा, जब इंडियंस जब तक मरते रहते थे तब तक युद्ध चलता रहता था, और जैसे ही फिरंगी यानी जैसे ही अंग्रेजों के मरने की बात आती थी, तुरंत जो है सीज फायर कर दिया जाता था, समझौते कर लिए जाते थे। दूसरा, सेना में जितने भी बड़े अधिकारी होते थे, जितने बड़े अधिकारी हैं, वो सारे कौन होते थे? वो सारे के सारे अंग्रेज होते थे। यानी कोई बहुत बड़ा पद जो है सेना में किसको नहीं दिया जाता था? इंडियंस को नहीं दिया जाता था। समझ गए? जो सबसे बड़ा पद था इंडियंस को मिलता था वो था सूबेदार। सबसे बड़ा पद था सूबेदार जो इंडियंस को मिलता था। ये भी बहुत कम लोगों को मिल पाता था सूबेदार का पद, समझिएगा। तो ये भी बाद में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा किसका? सिपाही विद्रोह का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके साथ सही बर्ताव नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3,11,400 सैनिक थे, जिसमें से 2,65,000 सैनिक जो थे इंडियंस थे। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सर जो ये इंडियन सैनिक थे, तो सर ये अंग्रेजों की चमचागिरी क्यों करते थे? अंग्रेजों की बात क्यों मानते थे? तो सबसे पहले ये बता दें, उस समय देश प्रेम की भावना नहीं थी। उस समय कौन सी भावना? उस समय भारत नहीं था। उस समय बंगाल अलग टेरिटरी है, गुजरात अलग टेरिटरी है, मध्य भारत अलग टेरिटरी है, दक्षिण भारत अलग टेरिटरी है, बुंदेलखंड अलग टेरिटरी है। तो जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, कोई भारत है नहीं। तो ये जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी क्यों कर रहे हैं? बात ये भी आती है, नौकरी भाई क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात आती है, अंग्रेजों के अंडर में कर रहे हैं। कहाँ से थे इतने सैनिक? तो सबसे पहले ये बता दें, सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे वो अवध क्षेत्र से थे। अवध में ही क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं। सबसे ज़्यादा सैनिक अवध क्षेत्र से थे। दूसरा, किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर में काम कराया जाता था किसानों को, इसलिए ये लोग अगर अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे तो कम से कम भुखमरी का शिकार नहीं होते थे। 2 वक्त की रोटी ठीक ठाक से मिल जाती थी। इसलिए जिसका खाएंगे उसका बजाएंगे, यानी जिसका नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी नहीं करेंगे। इसलिए ये क्या कर रहे थे, ये जो थे
ये वास्तव में तो किसान थे, लेकिन ये सैनिक बन गए थे और ये सैनिक पूरी तरीके से तन मन के साथ किसके साथ काम कर रहे थे? थोड़े से धन के लिए अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। इस बात को समझिएगा। तो ये आर्थिक कारण है। सड़कें इन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनवाई, अपने माल को इधर से उधर ले जाने के लिए बनवाई, खुद आसानी से दूसरी जगहों पर जाने के लिए बनवाई। तो जो ये काम अंग्रेजों ने किए हैं भारत में आज़ादी से पहले, बेटा, पुल बनवाए, जो भी काम किए, इन सब में इनका अपना हित बहुत ज़्यादा था, सोशल वेलफेयर, पब्लिक का हित नहीं था। पब्लिक उसको अपने हित के लिए मान सकती है। इतनी बात समझ में आई? चौहान जी, समझ में आ रही है बात? हाँ, ये मतलब पढ़ा सकते हो कहीं पे जाके, ये सब चीज़ें बता सकते हो जो समझ रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा कारण भैया है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण को भी समझ लीजिए सर, सामाजिक कारण क्या है? तो जो सामाजिक कारण है, समाज, आप जानते हैं ना समाज। समाज क्या है? समाज में बड़ी समस्याएं हैं। जैसे एक देखिए, आज भी क्या इंटरकास्ट मैरिज को समाज में मान्यता है? नहीं है। देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी 100 वर्ष का शासन कर रहा है, उनका शासन चल रहा है, तो उसी ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। जैसे गौर करिएगा, वो खुली विचारधारा के थे, ओपन माइंडेड इसको आप कह सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी पुरानी विचारधारा थी, हमारे यहाँ बहुत तरह की रूढ़वादियाँ थीं, इतने तरह के हमारे यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, इतना सारे तरह का ये सब चलता है। बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदिशें कर दी, बहुत सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सामाजिक प्रॉब्लम होने लगी। लोगों को, समाज के लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी, ये चीज़ें जो थी बर्दाश्त नहीं थी। और अगर आप कारतूस वाली बात को लेकर आओगे कि चर्बी का यूज़ हुआ था, एक्चुअली एक राइफल थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को समझते हो? इनफील्ड का मतलब है, इस समय एक मोटरसाइकिल आती है रॉयल इनफील्ड। तो जो रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल पर आप चलते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो उसी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल कंपनी ने ही उस समय एक राइफल बनाई थी जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। तो जो नई इनफील्ड राइफल थी, उसमें जो कारतूस यूज़ किए जा रहे थे, तो वो एक र्यूमर फैल गया कि उस कारतूस में गाय और सूअर की क्या है? चर्बी है। गाय और सूअर की क्या है? चर्बी है। तो जो गाय और सूअर की चर्बी है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? गाय जो है गाय हिंदू धर्म में गाय हिंदू धर्म में जो है वो लेटर वैदिक कल्चर से, वैदिक कल्चर में नहीं, लेटर वैदिक कल्चर से जो है पूजनीय घोषित कर दी गई। तब से हमारे जो सेंटीमेंट हैं वो गाय के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू कभी गाय को मारने के लिए नहीं सोचता, गाय का मीट खाने के लिए नहीं सोचता। गाय के जो प्रोडक्ट हैं, गाय यानी दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर वगैरह वगैरह, हम लोग सिर्फ वही खाना पसंद करते हैं। तो गाय से हमारे सेंटीमेंट जुड़े थे, धार्मिक सेंटीमेंट, यानी हम गाय को जो है नहीं मार के खा सकते थे, या उसके सामान को अगर हम उसके फैट को मुंह से यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? हमारे धार्मिक सेंटीमेंट गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ धर्म भी हम बता रहे हैं, समझ रहे? और सूअर से क्या था? उससे मुसलमान उसको नापाक मानते थे। तो गाय और सूअर की अगर चर्बी यूज़ की जाएगी किसमें? कारतूस में, तो ये दोनों के लोगों के लिए चैलेंज हो जाएगा, मुस्लिम हिंदू दोनों के लिए। इसलिए जो सामाजिक प्रॉब्लम थी, ये सब तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई, उनमें ये भी प्रॉब्लम आई और एक विद्रोह हुआ, ये भी विद्रोह था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, सामाजिक प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रथाएं को बैन करने की बात, जैसे मान लो सती प्रथा को बैन किया गया, बाल विवाह के लिए कानून बनाया गया। तो ये चीज़ें जो थी अच्छी तो थी, लेकिन समाज में इनको मान्यता नहीं थी। समाज में ये सब बहुविवाह को रोका गया, समाज में इनको गलत माना जा रहा था। जो उस समय के लोग थे ये अच्छा नहीं मान रहे थे। तो ये सामाजिक कारण थे। सिपाही विद्रोह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक तरह का सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह इसलिए था कि सिपाही ही किसान थे, सिपाहियों के अंदर किसानों की आत्मा थी, ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित था, इसलिए ये विद्रोह कैसा विद्रोह था? सिपाही विद्रोह था। धार्मिक विद्रोह क्या है? धर्म से।
धार्मिक विद्रोह, धर्म पे तो कितना भी बोल लो। जैसे ईसाई मिशनरियाँ इंडिया में आईं, ये ईसाई मिशनरियाँ क्या कर रही थी, भारतीयों को कन्वर्ट कर रही थी, किसमें, ईसाइयों में। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, भारत में और भी तमाम चीज़ें धार्मिक रूप से चल रही थी, ठीक है। उन सब चीज़ों को लेकर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे कारण हैं जो पिछले 100 वर्षों में हो रहा था। उन सब का गुस्सा अंदर भरा हुआ था। जैसे आप जानते हैं ना, वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो जानते होंगे। वॉल्केनो जो है, ऐसे मान लीजिए ये यहाँ से वॉल्केनो फटेगा तो ये जो लावा है वो यहाँ पर सब भरा रहता है ऐसे। अब जो है वो इस लेयर को तोड़ने के लिए प्रेशर बनाता है। अगर ये लेयर तोड़ देता है तो लावा फूटकर बाहर निकल जाता है, और नहीं तोड़ पाता है तो ये यहीं पर जम जाता है। जब जम जाता है तो यही बाद में क्रिस्टल्स के रूप में, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर के रूप में ये क्या होता है, बाहर निकलता है। समझना। तो उसी तरीके से ये सब गुस्सा अंदर भरा हुआ था और ये फूटने वाला था। तो ये कब फूटता है भैया, ये 1857 में एक छोटा सा चिंगारी लगती है। वो चिंगारी, वो इग्निशियन का काम कौन करता है, वो कारतूस वाला मामला करता है और ये विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन पे जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने बहुत सारा समझाने की कोशिश की है। इनके जो पॉइंट्स हैं उनको भी, कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट करते हैं, नोट करने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम में मान लो कहीं कुछ आ गया तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर बता नहीं, क्या क्या बता गए, लिखाया तो कुछ था नहीं उन्होंने, तो उसको समझ लीजिए ज़रा, ठीक है। सबसे पहले जिस समय ये विद्रोह हुआ 1857 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइस राय कौन था। वाइस राय नहीं कहेंगे क्योंकि वाइस राय तो तब बनता है जब 1858 में भारत पर किसका मतलब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है और कौन आ जाता है, यानी ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, ये ब्रिटेन की कॉलोनी हो जाती है, तब वाइस राय होता है। तो सबसे पहला जो है गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो उस समय गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल साहब हैं लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अब इस विद्रोह का प्रतीक क्या था, सिंबल, प्रतीक, विद्रोह का प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था। तो इस विद्रोह का जो सिंबल था वो था रोटी और कमल। रोटी और कमल जो है इस विद्रोह का क्या था, सिंबल था, प्रतीक था। रोटी, जो आप लोग रोटी खाते हैं, ब्रेड, ठीक है, और कमल तो आप सब जानते हो, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, तो ये सिंबल था, ठीक है। इसके जो सेनापति थे वो कौन थे, 1857 के विद्रोह के सेनापति यानी मेन व्यक्ति जिसने इसका दमन किया था विद्रोह का, वो कौन था। तो जिसने इसका विरोध किया था वो जो मेन व्यक्ति था वो था कैंपवेल जो था वो इस विद्रोह का जो मेन था, मेन दमन करता था। इस विद्रोह का क्या था, मेन दमन करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट, मेन दमन करता था, ठीक है। आगे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है, उसको समझ लीजिए। हाँ, इस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, तो इस समय मुगल बादशाह जो था, इस समय मुगल बादशाह जो था वो कौन था भाई, वो थे बहादुर शाह जफर। ये थे इस समय मुगल बादशाह। भारत में मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर इस समय मुगल बादशाह था, ठीक है। सबसे पहले बगावत कहाँ हुई, तो सबसे पहले, ये ध्यान रखना यहाँ कंफ्यूजन है,
सबसे पहले बगावत अगर पता हो तो बताना, दमदम में हुई, दमदम, वेस्ट बंगाल। कहाँ हुई? वेस्ट बंगाल, दमदम में हुई। ठीक, यानी सबसे पहली जो बगावत हुई थी वो दमदम में हुई थी। दमदम में जब बगावत हुई तो किस रेजिमेंट में हुई थी? 19वीं रेजिमेंट में हुई थी। 19वीं रेजिमेंट में हुई थी। और बाद में इसको क्या किया गया था? बाद में इसको मेंट में हुई थी और बाद में इसको सस्पेंड कर दिया गया था। इस रेजिमेंट को क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। फिर किस में हुई? फिर जो हुई है वो 34वीं रेजिमेंट में हुई है। वो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है पहाड़ों के पास, मतलब उस तरफ पहाड़ हैं, उसका नाम है मेरठ, जहाँ पर बैरकपुर छावनी थी। वहाँ पर मंगल पांडे जी ने की थी 29 मार्च को, और अप्रैल में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये है इसका पूरा सिस्टम। और इसके आगे बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये भी पूरा नहीं हुआ है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जो इसमें हमने इसको समझा दिया है और इसमें जो आगे की चीज़ें हैं उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। पूरा आपको विधि विधान से जो चीज़ें रह गई हैं वो बताएंगे पूरा। थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे।